नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक बार आप कनेक्ट होइए। आज हम लोग पहली बार प्रॉपर क्लास में मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को जानने में टाइम लग सकता है। लेकिन जब 2-4 दिन की मुलाकातें हो जाएंगी, भेंट होती रहेगी, तो फिर हम एक दूसरे को जान जाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझने लगेंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। एक बार मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि जो वॉइस है और जो विजिबिलिटी है, जो मैं यहां पर हूं तो आपको सही से दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, सुनाई दे रहा है आपको कि नहीं सुनाई दे रहा है, ये चीज क्लियर हो जाए और फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कुछ बातें करते हैं आपसे। आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है। डेली क्लास क्यों नहीं हो पा रही है? क्लास आज ही से स्टार्ट ही हुई है। डेली कैसे क्लास होगी? जब कोई चीज शुरू होती है तब होती है ना। आज से स्टार्ट होगी तब डेली होगी। आज से ही तो स्टार्ट हो रही है क्लास। आज ये पहली क्लास है हमारी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, ये चीज बताइए। प्रियंका, सिराज, अवनीश, योगेंद्र, आशीष, एक बार मैसेज कर सकते हैं ना आप लोग? मैसेज करके बताइए कि हाँ, आवाज वगैरह आ रही है। बेस्ट वॉइस, थैंक यू योगेंद्र, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। देखिए, ये जो पाठ्यक्रम आपका आया है और इस पाठ्यक्रम पर, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस पाठ्यक्रम पर हमने पहले भी चर्चा की है। 30 सवाल आपसे पूछे जाने हैं। उसमें जो भूगोल का पाठ्यक्रम है, भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, आज ये हम लोग चर्चा करेंगे। और इसको चर्चा करने के बाद में फिर अपनी पढ़ाई नेक्स्ट जो सेशन होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, भूगोल के सिलेबस में यहां पर आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्या लिखा गया है? भारत का भूगोल। तो भारत का जो भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें हमको क्या पढ़ना है वास्तव में? सबसे पहले इसको जानिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने एक सही तरीके, जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट बिगिन हाफ डन, सही तरीके से चीजों को स्टार्ट किया तो आपका आधा काम वास्तव में हो जाता है। भारत का भूगोल ही लिखा हुआ है, विश्व का भूगोल आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो भारत की भूगोल में आपको वास्तव में पढ़ना क्या है, इसको अगर आप समझ ले तो काफी कुछ आसान रहेगा आपके लिए और हमारे लिए। भारत का भूगोल जब आप ओपन करेंगे इस पाठ्यक्रम को, तो आपको सबसे पहले समझना होता है कि आपकी भारत की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है ना, और इसका विस्तार क्या है। यानी कि भारत वर्ल्ड के मैप में, वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो वर्ल्ड में कहां पर एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड मैप में, तो ये हो गई इसका क्या, लोकेशन, ये अवस्थिति हो गई। और इसका विस्तार क्या है, कितना एक्सटेंडेड है ये, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कितना ये विस्तारित है। इसको समझने के बाद में भारत के भौतिक स्वरूप को हम समझेंगे। भूगोल, इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं भूगोल पर ही घटित होती है। पॉलिटी भूगोल पर ही होती है। आप भूगोल को मान सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल साइंसेस, भूगोल को आप मान सकते हैं कि फादर ऑफ ऑल सोशल साइंसेस, ये ज्यादा सटीक होगा। और आप हम रहते भी इसी पर हैं। तो भारत का भौतिक स्वरूप हम समझें, क्या टोपोग्राफी है, क्या इसकी टोपोलॉजी है, आप पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, नदियां कहाँ हैं, इन चीजों को समझें। और ये चीजें जब आपको समझ में आ जाए तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है। भाई मान लीजिए कि पहाड़ आप पढ़ रहे हैं, पर्वत आप पढ़ रहे हैं, तो पर्वतों से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां फिर नीचे बह के आती हैं।
अगर नदियां नीचे निकलती तो क्या पहाड़ों पर कभी जा पाती? ऐसे नहीं जा पाती ना। तो आप सबसे पहले इसके भौतिक स्वरूप को समझेंगे। अब जब जैसे भौतिक स्वरूप आप समझ रहे हैं, तो भौतिक स्वरूप में आपको क्या समझना है? भौतिक स्वरूप में आप क्या पढ़ेंगे? भाई सामान्य परिचय तो आपने कर लिया कि सामान्य परिचय ये हमने देखा कि इसका लोकेशन क्या है, इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, इसके अंतिम छोर पर कौन से पाए जाने वाले स्टेट हैं, वो स्थान क्या है, ये सारी चीजें आपने ये देख ली। भौतिक स्वरूप में आप इसको चार भागों में बांटेंगे, और इन चार भागों में आप पढ़ेंगे जैसे पर्वतीय मैदान को, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को आप पढ़ेंगे, उत्तर के विशाल मैदान को, उत्तर के विशाल मैदान, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में आपको पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार को, थोड़ा सा नोट करते रहिएगा, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार को। इसके बाद में आपको पढ़ना है क्या? तटीय मैदान को। क्या पढ़ेंगे? तटीय मैदान को। यहां पर आप क्या देखेंगे? यहां पर भारत में कहां से कर्क रेखा गुजरती है? यहां आपको क्या पढ़ना है? भारत की जो तटीय सीमाएं हैं, तटीय सीमाओं के बारे में पढ़ना है, ये पहले चैप्टर में। यहां पर आपको क्या पढ़ना है? पड़ोसी देशों के बारे में। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनसे किससे कितनी सीमा मिलती है। यहां पर आपको सामरिक महत्व के बारे में पढ़ना है, जो जहां पे लोकेशन शेयर होती है उसके बारे में। लेकिन भौतिक स्वरूप में आप इन चीजों को पढ़ेंगे, और फिर आ जाएगा अपवाह तंत्र। जब आप अपवाह तंत्र पढ़ रहे होंगे, तो अपवाह तंत्र में एक एक चीज को हम यहां पर ओपन करते हैं। जैसे भौतिक स्वरूप के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो यहां सवाल कहां से पूछे जाएंगे? हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? यहां पर सवाल पूछे जाएंगे। प्रमुख श्रेणियां कौन सी हैं? ट्रांस, बृहद, लघु हिमालय, इनके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। यहां पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन से दर्रे हैं, ग्लेशियर्स कौन से हैं, गंगा नदी कहां से निकलती है, यमुना नदी कहां से निकलती है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। जब उत्तर के विशाल मैदान में आप पहुंचेंगे, तो आपसे तराई, भाभर, बांगर, खादर, इनके बारे में पूछा जाएगा। सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाएगा कि तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा तराई, भाभर, बांगर और खादर देकर के कहा जाएगा उत्तर से दक्षिण इनको आप सेट करिए, या किसका विस्तार कहां पर है, ये पूछ लिया जाएगा। तो इन चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रायद्वीपीय पठार में आप जाएंगे तो अरावली, बिंद, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रमुख पहाड़ियों को पढ़ना पड़ेगा। और जब आप तटीय मैदान और द्वीप समूहों में जाएंगे, तो आपको अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तटीय विभाजन, कोरमंडल, मालाबार, कोकण, इन सब तटों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे ऐसे शब्द हैं, जब आप कोई पेपर उठाते होंगे तो वहां पर ये आपको दिखते होंगे। क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये हर एक एग्जाम में आपसे पूछे ही जाते हैं। आपसे वन लाइनर सवाल यहां से पूछ लिया जाएगा कि भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आपको राज्य याद करने पड़ेंगे। भारतीय मानक समय, आपको यहां पर फॉर्मूला भी सीखना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, तो उत्तरी है कि दक्षिणी है कि पूर्वी है कि पश्चिमी? जब देशांतर है तो उत्तरी दक्षिणी नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट की बात है। तो डिग्री ये ईस्ट की बात करनी पड़ेगी, है ना। समय की गणना कैसे करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, इसके बारे में हम जानेंगे। और यहीं पर मैं आपको बता दूंगा अक्षांश देशांतर के बारे में थोड़ा सा। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं, जिसे कहते हैं लैटिट्यूड। और देशांतरीय रेखाएं कौन सी होती हैं? जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, जिसे कहते हैं लॉन्जिट्यूड। तो व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्जिट्यूड? और जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों मिलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ग्रिड। इसको भी मैं आपको बता दूंगा। जीपीएस सिस्टम पूरा ग्रिड पे चलता है। ग्लोबल जो पोजिशनिंग सिस्टम है, ये ग्रिड पे चलता है। अगर ग्रिड ना हो तो आप जीपीएस से जो आप डालते हैं ना, आईएस प्रेप आना है लखनऊ में, अलीगंज में, तो आपको वो वहां लाके खड़ा कर देता है, ये नहीं हो पाएगा। और भारत की जब स्थलीय तटीय सीमाएं, पड़ोसी देश और इनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो सामरिक महत्व के बारे में भी सोचना पड़ेगा। किस देश से सबसे लंबी सीमा भारत बनाता है? कितने लोगों को पता है? जितने लोगों को पता है, मुझे थोड़ा स्तर भी आप लोगों का जानना है।
क्योंकि मुझे केवल खाना पूर्ति नहीं करनी है, मैं आपको, हमारी टीम आपको जो भी सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे, मैं ज्योग्राफी के साथ, आपके साथ ज्योग्राफी में रहूंगा, साइंस में खुशबू मैम रहेंगी, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में लोग रहेंगे, मैं भी 2-3 सब्जेक्ट मैं समय निकालूंगा। आप लोगों का कहना है, कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है, हाँ, बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा मिलती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जीएस नहीं पढ़ा है कभी, उन्होंने केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, तो पहले तो अपना सब्जेक्ट पढ़ने से काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं चलेगा अपना सब्जेक्ट पढ़ने से काम। तो बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा मिलती है, फैक्ट भी आपको याद करने पड़ेंगे। और ये सब काम करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर आएगा ड्रेनेज पैटर्न। तो ड्रेनेज पैटर्न जो इंडिया का है उसको हम तुरंत 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 2 पार्ट में। हाँ, एकदम जीरो है। यही आशीष सबसे अच्छी बात आपने कही है कि अगर आपने इसको स्वीकार कर लिया कि हमारा जीएस एकदम जीरो है, तो आपका जीएस 2 महीने में इतना हो जाएगा कि 30 सवालों में आप 20 से ऊपर सवाल कर सकेंगे। 30 सवालों में यकीन मानिए 20 से ऊपर, हम टारगेट तो 30/30 लेके चलेंगे, लेकिन 20 से ऊपर आप कर सकेंगे, क्योंकि यहां पर फैक्ट पूछा जाना है, यहां पर बहुत कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ के क्वेश्चन का एनालिसिस हमने किया, हफ्ते भर हम लोग यही कर रहे थे, तो कि कहां तक इनका दायरा जा सकता है, तो हमने पाया कि ज्यादा से ज्यादा 10-20% इन्होंने क्या किया है, कॉन्सेप्ट पूछा है, बाकी सब फैक्ट। तो हमारे जो नोट्स होंगे और हमारी जो क्लास होगी, आप उसको कर लेंगे तो आप जीरो से हीरो बनने में आपको देर नहीं लगेगी। जैसे नदियां हम पढ़ रहे हैं, तो 2 अपवाह तंत्रों में इसको हमने बांट लिया, एक हिमालयी नदी अपवाह तंत्र और दूसरा हमने प्रायद्वीपीय नदी में बांटा। और हिमालय में जितनी प्रमुख नदियां हैं, गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, उनकी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों में फिर यमुना हम पढ़ लेंगे, है ना, यमुना भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये पूरी नदी तंत्र हमने पढ़ लिया। प्रायद्वीपीय में गए तो नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो यहां सवाल कहां से बनेगा, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है, यहां सवाल कैसे बनेगा, पूरब से पश्चिम नदियों का क्रम भी मैं आपको तैयार करा दूंगा। जहां तक ये जा सकते हैं, आयोग जहां तक जा सकता है, वहां से भी ऊपर हम लोग तैयारी कर लेंगे। और क्योंकि ये नदियां हैं, तो इन्हीं नदियों पर झीलें पाई जाती हैं, इन्हीं का जल होता है, इन्हीं नदियों पर जलप्रपात पाए जाते हैं, और इन्हीं नदियों पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं या बांध पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर जो जल है वो नदी का ही है, कभी ना कभी नदी से आया। झील हो सकती है कि कभी कोई ऐसी झील हो जो सर्वकालीना हो, हमेशा ना रहती हो, वो एक मौसमी झील हो, यानी कि बारिश के दिनों में वहां पर जो पानी है वो स्टोर हो जाता है, तो वाटर स्टोरेज के कारण वो लेक बन जाती है। लेकिन जो मुख्य मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, वो रिवर। और रिवर आ कहां से रही है, तो ग्लेशियर से निकल रही है। इन चीजों को ऐसे समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर आएगा भारत की जलवायु। अच्छा, भारत की जलवायु कैसी है, आप लोग जरा बताइए कि भारत की जलवायु कैसी है। जैसे यही सवाल मैंने पूछ लिया कि निम्नलिखित में से भारत की जलवायु कैसी है, और मैं आपको केवल क्वेश्चन के आंसर निकालना ही नहीं, आंसर कुछ रट भी पाए आप, वो भी यहां पर हमारी कोशिश होगी कि केवल हर जगह पे एलिमिनेशन चीज ही ना करें, ठीक है। अच्छा, भारत की जलवायु कैसी है, जरा आप लोग बताइए कैसी जलवायु है। तो भारत की जलवायु के बारे में कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया, थानथवेड ने किया, थोड़ा बहुत तो ये हम देखेंगे, लेकिन मुख्य सवाल यहां से पूछा जाएगा कि जो भारत की मानसूनी जलवायु है, तो भारत का जब मैप आप देखोगे, मानसूनी जलवायु के बारे में बात करोगे, तो भारत में मानसून जब आता है तो 2 भागों में यहां पर बढ़ जाता है। एक को कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बे ऑफ बंगाल, ये शाखा कहते हैं, और दूसरी को कहते हैं क्या, अरब सी वाली शाखा, ये। और ये जब बढ़ता है तो ये कहां कहां बारिश करेगा, ये कहां पे करेगा, ठीक है। ये जब बारिश करेगा तो कहां कहां इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, कहां कम रहेगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर आपका क्लियर होना चाहिए कि ये पश्चिम की तरफ जब जाएगा पूरब से, तो यहां से यहां जाने में बारिश की मात्रा कम होती चली जाएगी। ज्यादा वर्षा किससे होगी, अरब सागर की शाखा से कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ह्यूमिड रोहन बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा आंसर है। एक ग्रुप में ये भी पूछा जाता है।
ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मानसूनी जलवायु है हमारी, ये पढ़नी पड़ेगी। ला लीना, जेट स्ट्रीम, अल नीना, इनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि एल नीनो क्या है। एल नीनो अक्सर पूछ लिया जाता है, एल नीनो कहां से आ जाता है, तो शॉर्ट में सब कुछ हम देखेंगे। फिर जो वर्षा का वितरण है, हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है। तो मानसूनी वर्षा, लौटता हुआ जो मानसून है वो भी कुछ वर्षा करता है, कितनी वर्षा उससे होती है, और ये वर्षा होती है तो कहां पर होती है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। ये वो पॉइंट्स है सिलेबस के जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पर हर बार आपसे पूछ लिए जाते हैं। आम्र वर्षा किसे कहते हैं, है ना, मैंगो सावर किसे कहते हैं, ये यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा। मानसून सबसे पहले कहां आता है और क्यों आता है, थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा आपको। और फिर भारतीय ऋतुओं का चक्र, जो हमारे यहाँ मुख्यतः 4 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत ऋतु। वैसे ग्रीष्म, वर्षा और शरद आप जानते हैं, मुख्यतः 3 कहते हैं, लेकिन ये चार ऋतुओं का क्या टाइम पीरियड है, कब से कब रहती है, इनको हम देख लेंगे। तो सवाल इससे बाहर इसमें नहीं जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो मृदा और प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम देखेंगे। भारत की जो मृदा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसने कितने प्रकार में विभाजित की है, और कौन सी मृदा का एरिया कितना है, एरिया कितना है, और एरिया के साथ साथ में कौन सा स्टेट है जहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेंगे। लैटराइट मृदा पे सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। जलोढ़ मृदा की विशेषताओं पर सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे सवाल पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है, ऐसा पूछ लिया गया। या निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज्यादा है, तो वो एलुवियल सॉइल हो जाएगी। या सुमेलित करने के मैच वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए, मैच मेकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां पर जब सवाल पूछे जाएंगे तो वहां पर आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में कौन सी मृदा पाई जाती है। फिर मृदा के साथ जो समस्या है इरोजन की, अपरदन की, और फिर उसको कैसे कंजर्वेट करते हैं। अब मृदा है तो प्राकृतिक वनस्पति भी है, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में वनों के प्रकार, सदाबहार, पर्णपाती, है ना, पर्वतीय, मैंग्रोव। मैंग्रोव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनको संरक्षित करने के लिए जो राष्ट्रीय वन नीति है ये हमको पढ़नी पड़ेगी। और इन चीजों को जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो एक एक दो दो सवाल ऐसे यहीं से उठेंगे। और इनसे केवल यही नहीं तैयारी होगी, इनसे आपके अन्य विषयों की भी जुड़ी हुई तैयारी होती है। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा युद्ध कहां पर और क्यों हुआ। भाई युद्ध क्यों होते हैं, जर जोरू जमीन के लिए, है ना। और युद्ध क्षेत्र, जो युद्ध का जो मैदान होता है, वो कोई भी नहीं हो सकता। कोई सेना 2 जगह से आके और हिमालय पर्वत के ऊपर नहीं जाएगी लड़ने। अगर वहां जरूरी है तभी वहां पे लड़ेगी। भाई भारत पाकिस्तान का कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, जो युद्ध हुआ, अब वहां पर पाकिस्तानी जो सेना थी वो ऊपर जाके अपना रणनीतिक दृष्टि से स्थिति मजबूत करके लड़ना चाहती थी, लड़ी भी धोखा देके। उधर वाजपेयी जी शांति वार्ता कर रहे थे, और उधर वहां पे जनरल परवेज मुशर्रफ जो था वो सेना भेज दिया मुजाहिदीन के बेस में। तो हमारी इंडियन एयरफोर्स वहां गई, लेकिन ज्योग्राफी से तो प्रभावित है ना ये। वहां पे लड़ना कितना कठिन था, वहां पे लड़ना, जाना पड़ा, वहां कोई जाना नहीं चाहता था। 200 मीटर सकरी पतली पट्टी, और उस पट्टी पे बम गिराना हमारे पायलट्स के लिए, जो हमारे फाइटर जेट के पायलट्स हैं, एयरफोर्स के लिए कितना कठिन था। तो इन भूगोल से बहुत कुछ तय होता है। फिर हम आएंगे जो भारत की रीढ़ है, एग्रीकल्चर, उस पर आएंगे। तो भारतीय कृषि की विशेषता हम देखेंगे, प्रमुख फसलों को देखेंगे। रबी, खरीफ, जायद से सवाल आपसे पूछा जाता है। आपसे इससे एग्रीकल्चर से जुड़ी रिवोल्यूशंस पूछी जाती हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन सब लोग पढ़ते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन सब लोग पढ़ते हैं। ब्राउन आपने पढ़ा है क्या, पढ़ा है? गोल्डन पढ़ा है, सिल्वर पढ़ा है, रजत जिसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्रांतियों की एक सूची आपको बता देंगे कि कौन कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड, तो ये आपका कवर हो जाएगा। और फिर एग्रीकल्चर है तो सिंचाई के बिना कैसे होगा, तो सिंचाई के क्या क्या साधन है, नहरें, नलकूप, तालाब। अब भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है, कौन बताएगा? नलकूप से होती है, तालाब से, नहरों से, किससे होती है?
और कृषि के साथ ही हस्बेंड्री जुड़ा हुआ है, पशुधन संसाधन भी जुड़ा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। अब यहाँ पे पढ़ने में हमको डेटा भी अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो डेटा हमको अपडेट करना पड़ेगा। काहे का? दो तरीके के डेटा आपसे पूछे जाएंगे, एक तो मिनरल्स का और दूसरा यहां पर एग्रीकल्चर का डेटा, एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर के साथ साथ हस्बेंड्री का डेटा, हस्बेंड्री का डेटा। ये दोनों डेटा कि कहां पर पशुधन ज्यादा है, कहां पर उत्पादन किस चीज का ज्यादा है, गेहूं किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, चावल किस स्टेट में सबसे ज्यादा होता है, गेहूं चावल का एरिया किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, सब्जियां सबसे ज्यादा कहां पर होती हैं, प्याज का उत्पादन कहां पर होता है, फल कहां पर उत्पादित ज्यादा होते हैं, अंडा का उत्पादन कहां पर होता है, जो कमर्शियल क्रॉप्स है तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, गन्ना, गन्ने का उत्पादन कहां होता है और कहां पर चीनी ज्यादा बनती है। ये प्रोडक्शन है, तो इसको हमको देखना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अब जो ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में अब देखिए आप, अब आपका खनिज और ऊर्जा संसाधन पर हम आ जाएंगे। यहां पर भी आपसे खूब फैक्ट पूछे जाएंगे, यहां पर भी डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको मिनरल्स के डेटा याद करने पड़ेंगे, फैक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे। धात्विक अधात्विक खनिजों के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कौन सा खनिज धात्विक है, कौन सा अधात्विक है। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है। जैसे एल्युमिनियम क्या है, कोई बताएगा? जैसे जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी, वो बायोलॉजी पढ़ी है, साइंस पढ़ा है, जीएस कभी नहीं पढ़ा, जीके कभी नहीं पढ़ा, तो जीके नहीं पढ़ा है लेकिन इतना तो पता है ना कि कौन सी मेटालिक है, कौन सी नॉन मेटालिक है। तो लेवाएस्क, मैग्जीन, बॉक्साइट, इनके बारे में सब हम फैक्ट याद करेंगे, फैक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे जहां से सवाल आएगा। फिर हम ऊर्जा संसाधन पे जाएंगे। जो भी हमारा पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और जो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन है जैसे सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा। अब यहां इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा कि सौर से रिलेटेड जितनी भी परियोजनाएं होंगी, जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, उनको हमको तैयार करना पड़ेगा। जितना भी इससे रिलेटेड डेटा है, जैसे कहां पर उत्पादन ज्यादा होता है, कहां पर उत्पादन है ना कि संभावना ज्यादा है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहाँ है, करंट अफेयर भी आपको तैयार करना है। और अगर कोई बैठक हुई है, कहीं कोई कुछ ऐसी घटना घट रही है, तो वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सोलर अलायंस जो है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अब इसका मुख्यालय हमारे यहाँ गुड़गांव में, ठीक है। तो क्योंकि भारत के नेतृत्व में ये चल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो यहां से हो सकता है सवाल बन जाए। इसको पढ़ने के बाद में अब यहां पर भी हमको पूरे आंकड़े देखने पड़ेंगे, और ये टॉपिक बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। और यहां पर अंत समय में जो अपडेटेड आंकड़ा होगा, अभी तक का अपडेटेड डेटा हमको लेके चलना पड़ेगा कि लोहे का उत्पादन किस स्टेट में ज्यादा होता है, किस स्टेट में बॉक्साइट का उत्पादन ज्यादा होता है, बॉक्साइट का यूज कहां पर होता है ना। वर्ल्ड लेवल के आंकड़े तो यहां नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन भारत की पोजीशन पूछ ली जाएगी कि अभ्रक के उत्पादन में भारत की पोजीशन क्या है। तो अभ्रक सीट में भारत नंबर 1 है, लेकिन अगर बात की जाए कि अभ्रक वैसे, तो वो चाइना नंबर 1 हो जाता है, तो भारत द्वितीय हो जाता है। तो यहां पर ऐसे सवाल जहां पे पेज फंसता है, जहां पर कठिनाई होती है, वो सब आपके हम तैयार करा देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो उद्योग के बारे में, उद्योग को कौन कौन सी चीजें हैं जो स्थापित करने में उसके स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। अब जैसे मैं आपसे एक उदाहरण पूछता हूं, मान लीजिए कि चीनी उद्योग लगाना है आप, तो चीनी उद्योग आप कहां पर लगाएंगे, जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है, आसपास के क्षेत्रों में 10-20-50 किलोमीटर के अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि गन्ने का उत्पादन यहां पर मैदानी क्षेत्र में हो रहा है और चीनी उद्योग आपने पहाड़ी क्षेत्र में जाके लगा दिया, तो यहां पर ढोके लेके जाना पड़ेगा, तो ये आपका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो बात कई चीजें होनी चाहिए, एक तो कच्चा माल होना चाहिए, कच्चा माल के साथ साथ यहाँ पे मजदूर होने चाहिए, यानी कि लेबर हो, और इसके साथ साथ बाजार भी देखा जाता है। और मान लो आपने चीनी बना ही ली कहीं और उसको
बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़े तो भी दिक्कत है। भारत के प्रमुख उद्योग इस्पात, सूती वस्त्र, चीनी, जूट, कागज और रसायन उद्योग, इन पर हम लोग शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। भारत में पहला उद्योग कौन सा था, भारत में पहली चीनी मिल कहां लगी, भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग कहां लगा, भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहां पे शुरू हुआ, चीनी जूट उद्योग की शुरुआत कैसे हुई, कागज उद्योग में कच्चा माल कहां से आता है और उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सिलेबस में है आपके। और भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की हम बात करेंगे और यहीं से आपके मैच करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि ये स्थान है कहां, ये स्थान है कहां। तो आपसे जब ये पूछेगा ये स्थान कहां है तो आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा। जैसे हम कहते भद्रा, हम कहते हैं आसनसोल, हम कहते हैं कुल्टी, हम बोले झरिया, हम बोले रामपुर। तो ये सब सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। खनिज संसाधन, औद्योगिक विकास जहां पर हुआ है तो स्टेट आपको पता होना चाहिए। मैं जादूगुड़ा बोलूं तो जादूगुड़ा बोलने पे आप जब तुरंत झारखंड आपको याद आ जाए, है ना। अगर मैं थोरियम बोलूं तो तुरंत आपको, मोनोजाइट बोलूं तो आपको तुरंत केरल की याद आ जाए। तब तैयारी आपकी मानी जाएगी कि अच्छी तैयारी हो गई है कि नहीं है। फिर हम परिवहन और संचार, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर आएंगे। सड़क परिवहन, इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके नेम चेंज हुए हैं तो नेम चेंज हुए हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। नेम चेंज है तो नए कुछ हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो कैसे पूछेगा कि यहां से यहां के बीच में, मान लीजिए कि आपसे पूछे कि लखनऊ से आगरा के बीच में जाने वाला जो एक्सप्रेस वे है उसका नाम क्या है, उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई इसकी 302 किलोमीटर है और नाम इसका क्या है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। आपसे पूछा जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे कहां से कहां जाता है। आपसे पूछा जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की लंबाई क्या है। आपसे पूछा जाएगा भारत में कितने, उत्तर प्रदेश में भारत में कितने एयरपोर्ट हैं, जो जहां से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं, उड़ानें भरते हैं वो। रेल परिवहन के मुख्यालय इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, रेल जोन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कितने कितने पूरे इंडिया में जोन है, उनको ग्राफ बना के हमको तैयार करना होगा। ठीक इसी तरीके से जो वाटरवेज हैं हमारे, जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, जो हम राष्ट्रीय जल मार्ग 1 की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इलाहाबाद से वो कहां पर जाता है, ये आपका तैयार होना चाहिए। प्रमुख जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, ये आपका तैयार होना चाहिए। क्योंकि आपसे बंदरगाह पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा ना कि कौन सा पूर्वी तट का बंदरगाह है, कौन सा पश्चिमी तट का बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाह जो 13-14 है तो वो संख्या भी आपसे पूछ सकता है और कौन सा किस स्टेट में है ये आपसे पूछ सकता है। तो इसको सब मैप के थ्रू हम पढ़ेंगे। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैप के थ्रू हम लोग चलेंगे। फिर वायु परिवहन और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसा कि मैंने आपसे बताया, और किस हवाई अड्डे का क्या नाम है। सबसे ज्यादा यहां से तो नेम पे सवाल पूछ लिए जाते हैं कि कौन से हवाई अड्डे का नेम, और नेम के बाद में यहां पर सिटी पूछा जाता है कि कहां पर है ये हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूपी का अलग से सिलेबस नहीं दिया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अंत में हम देखेंगे जो हमारे यहाँ का जनसंख्या है, अधिवास है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट्स। अब अभी 2026 की जनसंख्या की जनगणना के आंकड़े नहीं आएंगे तो 2011 की जनगणना ये तैयार करनी है पूरी। माइग्रेशन पर जो भी आंकड़े हैं, अर्बनाइजेशन पे, नगरीकरण पे जो आंकड़े हैं, और ग्रामीण और नगरीय अधिवास के का जो हमारे यहाँ पैटर्न है, पैटर्न ऑफ सेटलमेंट है, शहरों में लोग कैसे रहते हैं, गांवों में लोग कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें हम तैयार करेंगे। और अंत में पूरे पाठ्यक्रम को, कंप्लीट सिलेबस को हम पढ़ेंगे और लास्ट में ये हमारा रहेगा कि हमने भारत का फिजिकल, संसाधन और मानवीय, ये तीनों सेगमेंट तैयार कर लिया। यानी कि भूगोल जो बेसिकली है भारत का, वो एक तो फिजिकल ज्योग्राफी हमको पढ़नी है और हमको संसाधन रिसोर्सेज पढ़ने हैं और हमको ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है। अब ये चेकलिस्ट जो 10 चैप्टर आपको यहां पर करने हैं, ये कंप्लीटली आपको 10 चैप्टर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास, ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास, और यहीं से आपके जो 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। यहां भटकना नहीं है और बहुत सरल तरीके से, जैसे हम क्लास कैसे लेके चलेंगे
ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस उसको दिखा दूं, फिर कल से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे हमारी जो क्लास होगी उसमें कुछ इस तरीके से हम मैप के थ्रू आपको पढ़ाएंगे, है ना। जैसे ये ना रहे कि आपने पढ़ लिया और कुछ समझ में नहीं आया। जैसे हम भारत की अवस्थिति आपको बता रहे हैं, और इस अवस्थिति को समझने के लिए अगर इस मैप में आपने सही से सारी चीजें देख ली, मैंने लिखकर सब बता दिया कि ये उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है, ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है, और विश्व के मानचित्र में भारत कहां पर है। अवस्थिति का मतलब कि भारत विश्व के मानचित्र में कहां पर है, कहां पर स्थित है। तो भारत की अवस्थिति यहां पर आप समझिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसा आकार है, तो चतुष्कोणीय आकार है ना। इसका आकार कैसा है, तो क्वाड्रेंगुलर इसका शेप है। क्षेत्रफल कितना है, और विश्व में क्षेत्रफल के लिहाज से स्थान क्या है, विश्व में इसका जनसंख्या के लिहाज से क्या स्थान है। अभी तो प्रथम हो गया है, अभी तो प्रथम हो गया है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले, आपको पूरा मैप में एक एक चीज बता दे, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, भारत की पूरब से पश्चिम चौड़ाई कितनी है ना, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है। इस तरीके से अगर हम इसको लेके चले तो मान के चलिए, जैसे कर्क रेखा अब आप तैयार करते हैं, आप केवल रट लेते हैं, रट के छोड़ देते हैं, लेकिन आपके सामने जब ये पूरी इमेज कि यहां से शुरू हुआ राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान में कितने कम आप याद करते हैं कि राजस्थान में सबसे कम, मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि राजस्थान में इसकी लंबाई जो पार करती है वो बहुत कम है। और फिर कहां कहां से गुजरती है, कौन सी राजधानी है, जैसे झारखंड की राजधानी जो है वो बिल्कुल कर्क रेखा पर है, इसके अलावा कौन सी राजधानियां हैं जो इसके आसपास है। तो इस तरीके से हम पूरी तैयारी करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल आप तैयार रहिए। कल से ये क्लास होगी जिसमें हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे आपके सामने, और आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में। नोट अब हम डिटेल में आपको जो पढ़ाएंगे, नोट्स यहां लिखाएंगे, आप लिखते चलेंगे। बाकी ये स्लाइड भी आपको हम देंगे क्लास में जितना डिस्कस करेंगे। जैसे हमने इसको डिस्कस किया तो हर दिन का क्लास वाइज आपको मिलता चला जाएगा, जो आपने क्लास किया वो आपको मिल गया डेली। और जैसे टॉपिक पूरा होगा, टॉपिक जैसे पूरा होगा इसका आपका नोट्स मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों में अलग अलग। हिंदी वाले हिंदी पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लेंगे। यहां पर जितनी क्लास हम डिस्कस करेंगे, यहां पर हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों लैंग्वेज में चीजें हों। हर टर्म को बाइलिंगुअल हम यहां पर रखेंगे, हर टर्म को यहां पर बाइलिंगुअल रखने की कोशिश होगी कि आप दोनों लोग समझ जाएं। ठीक है ना। और हाँ, और लिखा देंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको लिखाते चलेंगे, नोट्स में दे देंगे। देखिए स्मार्ट तरीके से क्लास करनी है। यहां पर हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि स्मार्टली हमको कंप्लीट करना है। यहां पर ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन हमारे हो नहीं पा रहे। कम समय में ज्यादा जो पढ़ता है, क्योंकि आपको 90 क्वेश्चन के लिए अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको और भी चीजें पढ़नी है, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी है। तो क्लास की टाइमिंग देखिए, आज हमने ये शुरू किया, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। जैसे उधर मैम को क्लास लेनी है, वो उधर ले रही हैं। तो नेक्स्ट क्लास आज आपकी 3 बजे होगी, और क्योंकि उनकी क्लास लगी थी, हमने 2:30 बजे से रखा था, लेकिन वो 3 बजे होगी। 1-2 दिन में, जैसे आज है, आज के बाद कल से ये सब स्केड्यूल हो जाएगा, और कि कब क्या पहले से ही क्लास लिखी मिलेगी, नोटिफिकेशन आप पे आ जाया करेगा, क्लास लगी रहेगी, आपके ऐप पे नोटिस आएगा, और आप टाइम से क्लास करने चले आएंगे। तो नेक्स्ट डे यानी कि कल हम मिलते हैं, और हमारी क्लास यही रहेगा टाइमिंग। बाकी को मोटे मोटे टाइम यही जानिए, और बाकी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अधीरता अच्छी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान होना अच्छी चीज नहीं है। पैनिक क्रिएट मत कीजिए, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। 2 क्लासेज ये अभी स्टार्ट होंगी, और जरूरत पड़ेगी तो और आगे बढ़ा दिया जाएगा। शुरुआत में ऐसे चलेंगे। बाकी आप लोग जितने लोग हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बाकी जिनको जुड़ना हो आप जोड़िए इसमें, और लोग आए, एक अच्छा बैच बने। और आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी होता है हम लोगों के लिए।